नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोतिहारी में हुए जहरीली शराब से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी तक भी बढ़ता जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति का पारा भी बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मोतिहारी पहुंचे हैं और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। सभी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर हाल जाना है जिनके घर के लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। साथ ही सदर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से भी मिलकर उनका हाल जाना गया। तो आपको बताते चले कि बिहार में एक बार फिर शराब का कहर दिखाई दिया जा रहा है, जहां पर मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 6 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मरीजों ने डॉक्टर्स को खुद बताया कि उन्होंने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई। मोतिहारी जिले के लक्ष्मीपुर में गांव में शराब का कहर दिखा है और ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई और करीब आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। वहीं शराब पीने से मरने वालों में रामेश्वर राम उर्फ जट्टा, ध्रुवन पासवान, अशोक पासवान, ऐसे कई लोग इसमें मौजूद हैं। तो आपको बताते चले कि बिहार में एक बार फिर से शराब का कहर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बताते चले कि मोतिहारी जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा करीब 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इन सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरीजों ने डॉक्टर्स को खुद बताया कि उन्होंने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। तो आपको बताते चले कि बिहार में फिर से शराब की वजह से मौतें हो रही हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मोतिहारी में जहरीली शराब से 29 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति का पारा भी बढ़ चुका है। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मोतिहारी पहुंचे हैं और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे। सभी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर हाल जाना है जिनके घर के लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई है। साथ ही सदर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से भी मिलकर उनका हाल चल जाना है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से बिहार में शराब बैन है, उसके बावजूद भी ये जो मौतें हो रही हैं, क्या किस तरीके से लापरवाही नजर आ रही है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से? देखिए, देखा जाए तो एक तरह से बिहार सरकार शराबबंदी की हुई है, लेकिन पूर्णतः शराबबंदी लागू सरकार की तरफ से है, लेकिन धरातल तो वैसा दिखता नहीं। आज भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से भी शराब आती रहती है और स्पिरिट का कंटेनर आते रहता है, जिससे स्पिरिट में ही दूषित स्पिरिट आने के कारण समझिए ज्यादा ही मौत हो रही है। यही कारण है। जी अरविंद, वही अगर देखा जाए तो बिहार सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि अगर हम पहले के जो बयान देखें कि नीतीश कुमार ने एक बार ये बयान दिया था, जो पिछले बार भी शराब की वजह से कई मौतें हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। तो इस बार उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? देखिए, नीतीश कुमार को तो हर हमेशा जब भी शराब पीने से मौत होती है तो उनका एक कलर टोन सा बन गया है, जो गलती करेगा, जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। जी अरविंद, सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये मृतक परिजन को आज नीतीश कुमार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दिए हैं। और वही अगर विपक्ष का क्या, इस पे क्या प्रतिक्रिया आ रही है? विपक्ष क्या कह रहा है ये सारी जो मौतें हो रही है शराब की वजह से? देखिए, अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ का स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह पूर्व में केंद्रीय कृषि मंत्री भी रहा करते थे। उनका स्पष्ट कहना है कि मैं शराब से मौत इसको नहीं मान रहा हूँ। इसका ये टोटल मौत का हत्यारा एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार है, क्योंकि पूर्णतः शराबबंदी लागू नहीं है और हर जगह वो मिल रहा है। दूषित शराब बिक रहा है, जिससे लोग मर रहे हैं। या सबों हर मौत का जिम्मेवारी उन्हीं के माथे जाएगा, उनका ये कहना है। और फिर आज
जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आए हैं और क्षेत्र में लोगों के परिजनों के यहाँ घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, लोगों का हालचाल ले रहे हैं, लोगों का दर्द बांट रहे हैं। यही चीज अभी स्थिति है। अभी हम तुकौलिया में और जयसिंहपुर में भ्रमण पर हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। अरविंद, वही अगर देखा जाए हर बार ऐसी जो मौतें हैं शराब की वजह से वो होती रहती है, तो क्यों प्रशासन कोई ऐसे सख्त कानून नहीं बनाता या कोई सख्त ठोस कदम क्यों नहीं उठाता? देखिए, सख्त कानून तो बना हुआ है, लेकिन ऐसा उसका पालन करने में पुलिस और आबकारी विभाग का अहम रोल है, लेकिन वो लोग पूर्णतः कर नहीं पाते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी लचर व्यवस्था के कारण ये सभी शराब बिकती रहती है और सभी जगह पर शराब मिलती है और आना जाना शराब का लगा रहता है। तो यही कारण है कि इस बार भी जहरीले शराब पीने से 32 लोगों की भी मौत हो चुकी है। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बताते चले, बिहार के मोतिहारी में हुए जहरीली शराब से 29 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर बिहार की राजनीति का पारा भी बड़ा चढ़ चुका है। सभी विपक्षी जो दल है वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा मोतिहारी पहुंचे और उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह भी मौजूद थे और सभी ने उस पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जाना है। वहीं आपको बताते चले कि सदर अस्पताल में पहुंचकर मरीजों से भी मिलकर उनका हालचाल जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके झूठे अहंकार के कारण शराबबंदी का मामला जब आपने सदन में लाया था, उस समय हम ही विपक्ष में थे और हमारे प्रस्ताव पर सदन के अंदर हमने उस समय भी शंका जाहिर किया था और कहा था कि आपके साथ सत्ता में बैठे लोग की नीयत साफ नहीं है, आपकी नीति सफल नहीं होगा, इसलिए पहले सत्ता में बैठे लोग को शपथ दिलाई और पूरा सदन शपथ लिया था। आज वह सच साबित हो रहा है। वहीं अगली खबर सहरसा से, जहां जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल न्यायालय का उद्घाटन किया गया। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह निरीक्षक और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे कोर्ट पहुंचे हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट जज आलोक जज ने बुके और मोमेंटो देकर उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, एडिशनल जज, जिला सत्र न्यायाधीश और जिलाधिकारी वैभव कुमार चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। इस दौरान पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक कुमार पांडे ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल का उद्घाटन किया है। तो बख्तियार अनुमंडल न्यायालय का उद्घाटन किया है, जहां पर आपको बताते चले कि पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह निरीक्षक न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे कोर्ट पहुंचे हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट जज आलोक राज ने बुके और मेमेंटो देकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, एडिशनल जज, जिला सत्र न्यायाधीश और जिलाधिकारी वैभव कुमार चौधरी सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता वहां पर मौजूद थे। बिहार के सहरसा में सर्किल इंस्पेक्टर रणवीर राजमणि के तबादले के बाद विरमित किए जाने पर अधिकारियों ने विदाई सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें विदाई दी है। आयोजित समारोह में मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज मनी, सदर डीएसपी संतोष कुमार, डीएसपी राजिया सुल्ताना और इंस्पेक्टर अनिल सिंह सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यालय डीएसपी एजाज हाफिज मनी ने कहा कि जिले में सालों तक एक बेहतर पुलिस पदाधिकारी के रूप में राजमणि अपना कर्तव्य निर्वहन किया है, जिससे अन्य पुलिस पदाधिकारियों को अनुसरण करने की जरूरत है। सदर डीएसपी संतोष कुमार ने यह भी कहा कि एक बेहतरीन अधिकारी के साथ साथ पुलिस पब्लिक संबंध को स्थापित करने में भी राजमणि ने अपनी मेहनती भूमिका निभाई है। वहीं परिणाम स्वरूप जनता ने राजमणि को पसंद भी किया है।
शिक्षक जगत में नई क्रांति लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी गई 20 लाख की सहायता राशि से ग्रेटर फरीदाबाद में पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया है इस उद्घाटन। वहीं इस पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन ग्रेटर फरीदाबाद स्थित SMS कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इस रोबोटिक लैब के खुलने से शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी। जो शिक्षा 12वीं कक्षा के बच्चों को मिलती थी, अब वो शिक्षा अब पहली क्लास से बच्चों को मिलेगी। वहीं उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर बोलते हुए कहा कि निजी स्कूलों की शिक्षा नीति पर सरकार ने गाइडलाइंस बनाई हुई है और हरियाणा सरकार का इस ओर विशेष ध्यान भी है। तो आपको बताते चले कि फरीदाबाद में पहला रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान ग्रेटर फरीदा में ये पहली बार रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया है। आपको बताते चले कि हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने ये उद्घाटन किया है और इस पहली रोबोटिक लैब का उद्घाटन ग्रेटर फरीदाबाद स्थित SMS कॉन्वेंट स्कूल में किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। इस रोबोटिक लैब के खुलने से शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी। जो शिक्षा को 12वीं कक्षा के बच्चों को मिलती थी, वो शिक्षा अब पहली क्लास के बच्चों को मिलेगी। वहीं उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी पर बोलते हुए कहा कि निजी स्कूलों की शिक्षा नीति पर सरकार ने गाइडलाइंस बनाई है और हरियाणा सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। तो आपको बताते चले कि फरीदाबाद में पहला रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हरियाणा सरकार की शिक्षा और विशेष ध्यान दे रही है और इस रोबोटिक लैब के खुलने से शिक्षा के जगत में नई क्रांति आएगी। ग्रामीण क्षेत्र में एक अटल टेक्निकल लैब का उद्घाटन कराया है माननीय मूलचंद हमारे कैबिनेट मंत्री जी से। वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको ध्यान रखते हुए इस लैब का उद्घाटन कराया गया है। ये हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिली। क्या विशेषताएं हैं इस लैब की? इसकी ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। इसमें फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री जो बनाई जाती हैं उन सबसे हटके है। जो बच्चे आज से पहले कभी जो बीटेक वगैरह में सिखाया जाता था, वो अब यहाँ स्टार्टिंग से सिखाया जाता है। इस तरह के स्कूल जब देहात में खुलते हैं तो इससे बच्चों को हर क्षेत्र में बच्चे विकसित होते हैं और विकास के तरक्की में योगदान देते हैं। नई तकनीक की जो लैब बनाई है, जिस तरह से लैब में जो जानकारी दी है, ये कभी +2 में बच्चों को मिला करती थी। आज पहली से शुरुआत जो दी है, इससे आने वाले समय बच्चों को लाभ मिलेगा। पलवल के होडल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन संवाद कार्यक्रम को फ्लॉप कार्यक्रम बताया और कहा कि मुख्यमंत्री के पलवल जिले में 3 दिन के अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जिले की जनता को कुछ नहीं देकर गए। लोगों को केवल एक एक शब्द बोलने के लिए कहा गया और जिस पर कई जगहों पर मुख्यमंत्री लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। साथ ही उदय भान ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री अपने आखिरी जनसंवाद के दौरान गांव-गांव चांदघाट में मुख्यमंत्री द्वारा चौपाल पर महिलाओं को बढ़ चढ़ाया गया, जिस पर गांव के लोगों ने विरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री हमारी संस्कृति को भूल गए हैं और हमारे यहाँ महिलाएं चौपालों पर नहीं चढ़ती, ऐसा उदय भान ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में बीजेपी द्वारा चुने गए लोगों को ही बुलाया गया और उनसे ही बुलवाया गया है। तो आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के जनसंवाद को उदय भान ने फ्लॉप बताया है। उन्होंने कहा कि बस इस जनसंवाद में लोगों को केवल एक एक शब्द बोलने के लिए कहा गया है और जिस पर कोई जगह पर तो मुख्यमंत्री लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है। मैंने तो मुख्यमंत्री के आने से 3 दिन पहले ही कहा था कि ये जनसंवाद कार्यक्रम एक ढकोसला है इस सरकार का। इनका कोई भी आम जनता से लेना देना नहीं है और वही साबित हुआ कि वहाँ इतनी तगड़ी सिक्योरिटी लगा रखी थी, वहाँ पर उन्हीं लोगों को जाने दिया जो इनके अनुकूल बात करते हैं। कई सरपंचों को भी डिटेन किया गया, कई लोगों को डिटेन किया गया कि जो अपनी बात ना कह पाए। तो ये तो जो है ना, पूरी तरह से ये इनका जो कार्यक्रम था वो विफल था, फेल था।
ये जनता को फेस ही नहीं करना चाहते और ये हर जगह इन्होंने लोगों को अपमानित करने का काम किया है। लोगों से पूछ रहे कि वो अपनी बात रख रहे हैं कि बस एक बात कहो, एक बात कहो। एक बात क्या मतलब? जो जन समस्याएं इतनी मुंह बाय खड़ी हैं, उन जन समस्याओं को ये सुनना भी नहीं चाहते कि भाई समस्याएं हैं क्या। तो उनको तरह तरह से अपमानित किया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि थे, कई मेंबर, कुछ चेयरमैन पति हो, चाहे वो सरपंच पति हो, उनको जिस तरह से धक्के मार करके अपमानित करके दूर दूर बैठा दिया गया, ये बहुत ही ऐसा लगता है कि वह निरंकुश सरकार चल रही है। और ये जनता से सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखाई देता है खट्टर जी को, जनता से। पलवल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने पलवल आगरा चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में एकत्रित होकर ऑल जीटी रोड होते हुए पलवल बीजेपी विधायक डिम्पल मंगला के निवास तक रोष मार्च किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की नई पेंशन स्कीम की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक के निवास पर जाकर विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम पर मांग पत्र सौंपा। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों पलवल में जनसंवाद के दौरान नई पेंशन स्कीम का बचाव करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को आगे बढ़ाने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक बताया है। तो बताते चले कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने पलवल आगरा चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में एकत्रित होकर ओल्ड जीटी रोड होते हुए पलवल बीजेपी विधायक दीपक मंगला के निवास तक रोष मार्च किया है। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की नई पेंशन स्कीम की निंदा करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विधायक के निवास पर जाकर विधायक दीपक मंगला के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले दिनों पलवल में जनसंवाद के दौरान नई पेंशन स्कीम का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक बताया। उन्होंने सभी लोगों की एक मांग लेके हम लोग मंगला जी के यहाँ आए हुए हैं। हमें हमारे बुढ़ापे का सहारा ओपीएस वापस चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। आज और अभी से हमारा ये शपथ है कि हम लोग ओपीएस को लेके ही रहेंगे। जब तक ओपीएस नहीं मिलेगी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। हम ओपीएस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो कर्मचारी साथी हमारे 2006 के बाद हरियाणा में जिन्होंने गवर्नमेंट सेवा ज्वाइन की थी, वो सब एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और एनपीएस जहाँ तक हमारा मानना है हमारे हित में नहीं है। हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, सभी का यही नारा है और हम यहाँ पर इसीलिए आए हैं। नहीं, ऐसा उनका मानना है, लेकिन हमारा मानना यह है कि हमें पुरानी ही पेंशन चाहिए। इन सुधारों से कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है और ये सुधार उसी तरह के हैं क्योंकि आमजन की समझ में भी नहीं आते हैं। और ये इस तरह से शेयर बेस्ड जो पॉलिसी है, क्योंकि कभी भी शेयर डूब सकते हैं और जब शेयर कंपनी डूब जाए या किसी भी शेयर लगा दिए जाए किसी कंपनी में और वो डूब जाती है तो हमारा तो पैसा मारा जाए। आगामी निकाय चुनाव और प्रयागराज में हुई डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं अमरोहा में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है, जहां पर आपको बताते चले अमरोहा एसपी के निर्देश पर शहर कोतवाल और पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा ने सड़कों पर भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया और अराजक तत्वों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो और कहीं भी कोई भी अशांति का माहौल से ना पहले उसके लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही और पुलिस प्रशासन को भी इसमें पूरी तरह से उनको अलर्ट कर दिया गया है। तो आपको बताते चले कि आगामी निकाय चुनाव और प्रयागराज में हुई डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद से प्रदेश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरैया जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक औरैया नगर निकाय चुनाव और प्रयागराज की घटना को देखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए जनपद में भीड़भाड़ संदिग्ध स्थानों पर भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ संदिग्ध स्थानों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद को
4 जोन 10 सेक्टरों में बांटा गया है। सभी पुलिस अधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं संदिग्ध स्थानों पर SOSHO निगरानी पर लगाया गया है। उत्तराधिकारी पूरे जनपद में दौरा कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद से सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। साथ ही साथ बताते चले कि नगर निकाय चुनाव और प्रयागराज की घटना को देखते हुए यह हाई अलर्ट जारी करा गया है। जनपद में कानून व्यवस्था में शांति बनाए रखने के लिए जनपद में भीड़भाड़ संदिग्ध स्थानों पर भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही साथ संदिग्ध स्थानों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। हाँ, इसमें सतर्कता बरतते जाने के निर्देश हैं और हम लोगों ने कल रात से ही अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। हमने पूरे जनपद को 4 जोन और 10 सेक्टरों में बांट करके जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके साथ जोनल सेक्टर पुलिस अफसर्स लगाए हैं जो सुबह से ही भ्रमणशील हैं। इसके अलावा प्रत्येक थाने में जो भी थोड़ा सा एरिया है जहां पे सतर्कता आवश्यक है वहां पे हमारे थानाध्यक्ष, SHO, SO, SI भ्रमण करना है। इसके साथ हमारा ये भी कहना है कि हम तो चुनाव में ऑलरेडी हमारा कल से नामांकन होने जा रहा था तो हमारी टीमें बनी हुई थी, बस उनको सतर्क कर दिया है। और लेकिन ये भी है कि ये अमन परस्त जनपद है और यहाँ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, फिर भी हम लोग अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं बरतेंगे। हाँ, महाराजगंज नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए 5वें दिन शनिवार को कुल 277 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। इनमें अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 और सभासद के लिए 264 उम्मीदवारों ने नामांकन की रुचि दिखाई है। वहीं नगर पालिका नौतनवा और नगर पंचायत निचलौल में कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ है। नगर पालिका महाराजगंज और नगर पंचायत पनियारा और चौक में अध्यक्ष पद के लिए एक नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं नगर पंचायत आनंद नगर, निचलौल, ब्रिजगंज, पड़तावल और सोनौली में भी 2 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। इस प्रकार सदस्य पद के लिए नगर पालिका महाराजगंज में 35 और नौतनवा में 31 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।